कक्षा 8वीं नागरिक शास्त्र पाठ 1 संसदीय शासन प्रणाली का परिचय। इस पाठ में बच्चों भाग 1 में आप लोगों को संसदीय शासन प्रणाली की जानकारी दी गई है। जैसा कि हम फिर से बताना चाहते हैं कि शासन प्रणाली के दो प्रकार होते हैं, एक संसदीय शासन प्रणाली, दूसरा अध्यक्षीय शासन प्रणाली। आप लोगों को संसदीय शासन प्रणाली की जानकारी भाग 1 में दिया गया है और उसमें यह भी आप लोगों को बताया गया है कि संसदीय शासन प्रणाली को उत्तरदायी शासन प्रणाली क्यों कहते हैं। एक बार पुनः हम इसको दोहराते हुए आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों, उत्तरदायी शासन प्रणाली इसलिए कहा जाता है, यानी संसदीय शासन प्रणाली को उत्तरदायी शासन प्रणाली इसलिए कहा जाता है कि इसमें प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल अपने कार्यों के लिए विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होता है। विधानमंडल को विश्वास में लेकर ही मंत्रिमंडल को कार्य करना पड़ता है। नेक्स्ट, किसी विभाग द्वारा लिया गया निर्णय संपूर्ण मंत्रिमंडल का निर्णय माना जाता है। मंत्रिमंडल सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करता है, इसलिए इसे हम उत्तरदायी शासन प्रणाली भी कहते हैं। आगे हम बच्चों आप लोगों को यह बताना चाहेंगे कि अब संसदीय शासन प्रणाली को हमने क्यों स्वीकार किया है, इसकी जानकारी हम आगे देते हुए यह भाग 2 को शुरू करते हैं। तो बच्चों, संसदीय शासन प्रणाली को स्वीकार करने के कुछ कारण हैं, जिसका मुख्य रूप से हम जानकारी देंगे। जैसे संसदीय शासन प्रणाली मुख्य रूप से इंग्लैंड में विकसित हुई। इंग्लैंड की भारत में लगभग 150 वर्षों तक सत्ता थी। इस शासनकाल में अंग्रेजों ने संसदीय शासन प्रणाली द्वारा ही प्रशासन चलाया। बच्चों, भारतीयों को इस समयावधि में संसदीय प्रणाली के प्रशासन का अच्छी तरह परिचय हो गया था। यहाँ तक कि संविधान सभा में भी शासन प्रणाली के विषय में पूरी चर्चा करने के बाद इस पर निर्णय लिया गया। इस कारण भारतीय संविधानकर्ताओं ने उचित एवं अनुकूल परिवर्तन करके संसदीय शासन प्रणाली को स्वीकार किए। तो बच्चों, हम यह आपको आगे यह बताना चाहते हैं कि क्या चर्चाएं हुई संसदीय शासन प्रणाली में, क्या चर्चाएं मुख्य रूप से क्या चर्चाएं हुई, उसकी भी जानकारी आपको देते हैं। तो बच्चों, संसदीय शासन प्रणाली में चर्चा और परिचर्चाओं का बड़ा महत्व के होने के कुछ कारण थे। वह हैं कि संसदीय शासन प्रणाली में संसद में चर्चा और परिचर्चा करके ही निर्णय लिए जाते हैं। विरोधी दल भी चर्चा में भाग लेकर सरकार की नीतियों के दोष दिखाते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, विरोधी दल सरकार की नीति के विषय में चर्चाएं होती रहती हैं कि यह काम गलत सरकार कर रही है। विरोधी दल उसको हमेशा बताता रहता है। आगे, सार्वजनिक हितों के प्रश्नों पर चर्चा होने के बाद ही कानून बनता है। सार्वजनिक हित का मतलब जो सबके हित में हो, जनता के हित में हो, उस हित के ध्यान में रखते हुए ही हम कानून बनाते हैं, जिसे हम एक तंत्रीय शासन में ऐसा नहीं होता है। यदि वह एक तंत्रीय शासन में होता तो इस तरह से चर्चाएं करके नहीं हो सकता है। अगला है बच्चों, जनता का अहित करने वाले तथा स्वतंत्रता में बाधा पहुंचाने वाले मुद्दों और नीतियों को दूर करने के लिए चर्चा परिचर्चा होना आवश्यक है। इसलिए संसदीय प्रणाली में चर्चा और परिचर्चा को बड़ा महत्व प्राप्त है। जैसा कि बच्चों आपको हम बताते हैं कि इसमें चर्चा और परिचर्चाओं का मतलब होता है कि जैसे विपक्ष है और पक्ष, जैसा कि हम पहले बताई जानकारी दिए हैं, जिसकी सरकार है वह पक्ष में होता है और दूसरे बहुमत पर जो आते हैं वह विपक्ष में उनके नेता होते हैं। तो दोनों पक्ष और विपक्ष यानी सभी नेताओं के बीच में वह कोई भी कानून हो,
कोई भी व्यवस्था करनी होती है उसे हम उस प्रश्न को वहाँ रखा जाता है। रखने के बाद फिर उस पर चर्चाएं होती हैं। चर्चा होने के बाद जो जिसमें बहुमत के रूप में यदि अधिक संख्या में वह मान्य होता है उसे हम पुनः उसको हम लागू करते हैं। इसलिए इस संसदीय शासन प्रणाली में चर्चा और परिचर्चा का काफ़ी महत्व है। अब बच्चों हम आगे आप लोगों को यह बताना चाहते हैं कि यह संसदीय शासन प्रणाली के बाद अगली शासन प्रणाली है अध्यक्षीय शासन प्रणाली। तो बच्चों अध्यक्षीय शासन प्रणाली क्या होती है उसकी हम थोड़ा जानकारी आप लोगों को देंगे। तो बच्चों जैसा कि हम आप लोगों को बताएं कि अध्यक्षीय शासन प्रणाली की विशेषताएं यह है कि अध्यक्षीय शासन प्रणाली में राष्ट्राध्यक्ष सीधे जनता के द्वारा चुना जाता है। और दूसरा है बच्चों कि अध्यक्षीय शासन प्रणाली में विधानमंडल और कार्यकारी मंडल सीधे एक दूसरे पर निर्भर नहीं रहते हैं, फिर भी दोनों एक दूसरे पर नियंत्रण रखते हैं। अगला है बच्चों कानून के कार्यान्वयन का अधिकार राष्ट्राध्यक्ष के पास होता है। अर्थात बच्चों हम यह कह सकते हैं कि राष्ट्राध्यक्ष को कानून के कार्यान्वयन का अधिकार पूर्ण रूप से होता है। जैसा कि बच्चों अमेरिका में अध्यक्षीय शासन प्रणाली को स्वीकार किया गया है। जैसा आप लोग जानते भी हैं कि वहाँ का जो मुख्य रूप से जो जैसे अपने देश में भारत देश में सबसे मुख्य प्रधानमंत्री होते हैं वैसे ही वहाँ राष्ट्राध्यक्ष होते हैं। तो इस तरह से बच्चों हम देखते हैं कि यह अध्यक्षीय शासन प्रणाली की विशेषता है। आगे हम बच्चों आप लोगों को यह भी बताते हैं कि इस अध्यक्षीय शासन प्रणाली और संसदीय शासन प्रणाली में क्या अंतर है। तो हम बच्चों बताते हैं कि संसदीय शासन प्रणाली में बच्चों जैसा कि हमने बताया कि संसदीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति नाम का प्रमुख केवल होता है, लेकिन अध्यक्षीय शासन प्रणाली में राष्ट्राध्यक्ष वास्तविक कार्यकारी प्रमुख होता है। और संसदीय शासन प्रणाली में सत्ता का सूत्र प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के हाथ में होता है, जैसे कि भारत में होता है। अध्यक्षीय शासन प्रणाली में सत्ता का मुख्य सूत्र अध्यक्ष के हाथ में होता है, जैसा कि आप जानते हैं अमेरिका में है। संसद से चुनकर आए प्रतिनिधि, जैसे कि संसद में चुनकर आए प्रतिनिधि का मतलब जैसे हम सांसद को चुनते हैं। संसद और सांसद मतलब था मेंबर जो हम चुनते हैं। संसद यानी वह जो कार्यक्षेत्र जहाँ वह सब लोग बैठते हैं उसको हम संसद कहते हैं। तो सांसद जो हम चुनकर भेजते हैं अर्थात संसद में चुनकर आए हुए वह प्रतिनिधि उसे हम प्रतिनिधि कहते हैं, जो हम चुनाव के द्वारा मतदान करके चुनते हैं। तो वह आए हुए प्रतिनिधियों द्वारा मंत्रिमंडल का चुनाव होता है। लेकिन अध्यक्षीय शासन प्रणाली में राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव सीधे जनता द्वारा किया जाता है। जैसा कि बच्चों हम आप लोगों को बताए थे कि अपने यहाँ यानी भारत में क्या होता है, जो संसदीय शासन प्रणाली में क्या होता है कि जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं वह अपने जिनको बहुमत मिलता है उसमें से एक प्रतिनिधि को चुनते हैं जो वह प्रधानमंत्री के रूप में काम करता है। लेकिन अध्यक्षीय शासन प्रणाली में बच्चों राष्ट्राध्यक्ष का जो सीधे जनता ही सीधे उनको वोट देती है और उनका चुनाव किया जाता है। अगला बच्चों जैसे हम बताना चाहते हैं कि संसदीय शासन प्रणाली में संसद प्रधानमंत्री पर अविश्वास प्रस्ताव लाकर उसे समय से पूर्व पदच्युत कर सकती है। जैसे कि बच्चों हम लोग आपको पहले भी हम बताए थे, पार्ट 1 में भी बताया गया था कि भारतवर्ष में संसदीय शासन प्रणाली है। यहाँ कभी भी अविश्वास मत प्रस्तुत अविश्वास मत का मतलब होता है कि जिसका सरकार है यदि उसमें से भी यदि यह हो कि नहीं प्रधानमंत्री गलत काम कर रहे हैं या सही ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, तो जिन संख्या थी उनका विरोध करने के लिए, उनके गलत कामों का विरोध करने की बढ़ गया, यानी वह अविश्वास हो गया, उनके काम का अविश्वास। और वह अविश्वास यदि संख्या बढ़ गई तो वह उनका तुरंत वह अपने पद से हटा दिए जाते हैं।
दूसरे प्रधानमंत्री को यानी उस दूसरे प्रतिनिधि को चुना जाता है। लेकिन अध्यक्षीय शासन प्रणाली में राष्ट्राध्यक्ष को केवल महाभियोग द्वारा ही पदच्युत किया जा सकता है बच्चों। तो यह तो अंतर रहा संसदीय शासन प्रणाली और अध्यक्षीय शासन प्रणाली में। बच्चों हम आप लोगों को थोड़ा सा जानकारी देना चाहते हैं कि विरोधी दल का महत्वपूर्ण भूमिका क्या होती है, इसके बारे में हम बताना चाहते हैं, क्योंकि बार बार आप लोगों को आ रहा था विरोधी दल। तो विरोधी दल की भूमिका का महत्व क्या होता है बच्चों? संसदीय और अध्यक्षीय दोनों शासन प्रणालियों में विरोधी दल का भूमिका महत्वपूर्ण होती है। जैसे कि विरोधी दल संसद में होने वाले चर्चा पर सम्मिलित होकर सरकार की नीतियों और विधेयकों के दोष दिखाते हैं। जैसा कि हमने बताया कि चर्चाएं होती हैं संसद में, सभी दल जो है सरकार की जो नीति है या विधेयक है उसमें कमियां निकालते हैं, फिर उस कमी को निकालने के बाद उसमें सुधार भी होता है या सुधार नहीं होता है, तो वह सत्ता पक्ष उसको समझाता है कि हाँ इसमें क्या सही है क्या गलत है। दूसरा विरोधी की भूमिका मुख्य क्या हो बच्चों? अपनी अध्ययन पूर्ण प्रस्तुत के माध्यम से विरोधी दल कार्यकारी मंडल पर नियंत्रण रखते हैं। बच्चों विरोधी दलों के दबाव के कारण मंत्रिमंडल मनमाने ढंग से कार्य नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि बच्चों की जिसकी सत्ता हो गई वो अपने ढंग से विधेयक तैयार करे और विधेयक तैयार करने के बाद फिर उस तरह से काम करे, ऐसा नहीं होता है।